बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट से मुराद कोई लड़ाई झगड़ा, एज सच लड़ाई झगड़ा भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, लेकिन हम इससे मुराद सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं लेते, बल्कि इससे मुराद है कोई भी इनकम्पेटिबिलिटी लोगों के दरमियान, जो इसलिए शुरू होती है कि एक समझता है कि दूसरा उसे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है या कर चुका है या कर सकता है। तो जो भी प्रोसेस उन दोनों के दरमियान शुरू हो जाएगा वो प्रोसेस कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट। और साथ हमने ये पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट या वो प्रोसेस जो है वो हमेशा बुरा नहीं होता। समटाइम्स इट सपोर्ट्स यू, समटाइम्स इट इज़ अगेंस्ट यू। जब ये आपको सपोर्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करता है, तो ये फंक्शनल होता है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये डिसफंक्शनल होता है। और इसकी फंक्शनैलिटी और डिसफंक्शनैलिटी डिपेंड करती है किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुई, इस तरह की चीज़ें। अब नेक्स्ट हम लोग कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको हमने सिस्टमेटिकली पढ़ना है। इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट को डिसफंक्शनल ना होने दें, हम कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव या हार्मफुल ना होने दें, हम इसे ऐसा ना होने दें दैट हिंडर्स योर परफॉर्मेंस। हम इसको उस कैटेगरी, उस लेवल पे रखें कि ये हमारी परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली अफेक्ट करे, नेगेटिवली ना करें। इवन ये भी कॉन्फ्लिक्ट है कि हम अपने साथ वाले के बारे में सोचते हैं कि यार उसने नोट्स बना लिए हैं, उसकी तैयारी अच्छी हो गई है, मैं भी नोट्स बनाऊं ताकि मेरी तैयारी अच्छी हो। ये आपके और उसके दरमियान जो इनकम्पेटिबिलिटी हुई थी, उसने आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया कि उसको देख के आपको नोट्स बनाने के लिए रुझान मिला। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस जो है उसको सिस्टमेटिकली हम अपनी आसानी के लिए 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। और वो 5 स्टेजेस हैं क्या? मैं पहले आपको एक मिसाल देता हूँ, उसके बाद हम इन स्टेजेस को बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, क्लास में टीचर आते हैं तो हम आपस में सोच के रखते हैं कि यार आज सर को ज़्यादा नहीं पढ़ाने देना। हमने मिसाल नोट करनी है, इससे मैं 5 स्टेजेस आइडेंटिफाई करके फिर हम उसकी बारी बारी डिटेल्स पढ़ेंगे। यार सर हर क्लास में इतना सारा पढ़ा देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सर को पढ़ाने नहीं देना, कोई और एक्टिविटी सोचनी है। दूसरी तरफ मैं वहाँ से सोच के आता हूँ कि यार ये टॉपिक्स हमने आज कंप्लीट करके रखने हैं। नाउ स्टूडेंट्स परसीव कि अगर इतना सारा पढ़ लिया तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। इनकम्पेटिबिलिटी या अपोजिशन शुरू होगी। उस अपोजिशन को अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव परसीव करते हैं या नहीं करते। अगर वो नेगेटिव परसीव कर रहे हैं कि हमें इसका नुकसान होगा, तो वो इंटेंशंस बना लेते हैं कुछ कि यार आज ये काम करना है ताकि हम सर को ना पढ़ाने दें। उस इंटेंशंस की बेस पे जब मैं क्लास में एंटर होऊंगा तो अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेंगे। बातों में लगाने के, एक्टिविटी कर लें, कोई आज कितने दिन हो गए हम लोगों ने फ़लाँ काम नहीं किया, आज वो क्यों ना कर लें, फ़लाँ ने सॉन्ग सुनाना था, फ़लाँ ने इस तरह करना था, फ़लाँ ने ये करना था, वो कर लें। और उसकी फिर आउटकम ये डिटरमिन करती है कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये जो एक प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हमने अपने हिसाब से इस तरह से मैनेज करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उस कॉन्फ्लिक्ट से फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे लिए फंक्शनल रहे, डिसफंक्शनल ना हो। अब ये जो मैंने आपके सामने मिसाल दी है ना, इस मिसाल को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। वो 5 हिस्से आपके सामने लिखे हुए हैं। पहली स्टेज पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी है। दूसरी स्टेज, स्टेज 2 कॉग्निशन और पर्सनलाइजेशन है। तीसरी स्टेज इंटेंशंस हैं। चौथी स्टेज बिहेवियर्स हैं। और 5वीं स्टेज आउटकम है कि अल्टीमेटली बनता क्या है, होता क्या है उससे। अब ये जो हमने 5 स्टेजेस अपनी आसानी के लिए की है ना, अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। अब हम आते हैं स्टेज 1 के ऊपर। ये जो हमारे पास स्टेज 1 लिखी हुई है ना, पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी, इससे मुराद ये है प्रेजेंस ऑफ एनी कंडीशन
दैट मे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्फ्लिक्ट, कि किसी भी ऐसी कंडीशन का मौजूद होना जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट को हवा मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंडीशन डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लीड करेगी या इनकम्पैटिबिलिटी होगी, नहीं। देयर मे बी सर्टन सर्कमस्टेंसेस दैट मे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड टूवर्ड्स अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन टू पार्टीज। जैसे देखो, मैं क्लास में पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, लड़ने के लिए तो नहीं आ रहा आप लोगों से, कोई दुश्मनी के लिए तो नहीं आ रहा, लेकिन इट में इनडायरेक्टली लीड टुवर्ड्स अ नेगेटिव परसेप्शन कि ज़्यादा पढ़ लिया तो मार्क्स पे अफेक्ट होगा, तैयारी कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल अपोजिशन या इनकम्पैटिबिलिटी की जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में बात करते हैं तो वो क्यों होती है, उसकी 3 बड़ी वजहें हैं। देयर आर 3 मेजर रीजंस फॉर दैट अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी से मुराद है इख्तिलाफ। अब वो जो 2 पार्टीज़ के दरमियान इख्तिलाफ है उसको 3 जनरल कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पढ़ा है, आप लोग इसको मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हो कि स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स में आता है फॉर्मलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पीपल, प्रोसीजर कितने हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर है या इनफॉर्मल है। हम उसमें पढ़ चुके हैं डिसीजन मेकिंग के सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है या डिसेंट्रलाइज्ड है। हम उसमें पढ़ चुके हैं स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क के वर्क स्पेशलाइजेशन है या जनरलाइजेशन है। हम उसमें पढ़ चुके हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है या मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है। हम उसमें पढ़ चुके हैं अथॉरिटी हायरार्की क्या है, हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। हम उसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ चुके हैं। हम डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिक्स, इस तरह की चीज़ें पढ़ चुके हैं। इन सारे स्ट्रक्चरल वेरिएबल में अगर कहीं भी कोई इनकम्पैटिबिलिटी आती है, अल्टीमेटली दैट लीड्स टूवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट। मसलन एक बंदा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो कहता है सर बताएं काम कर लूँ, हाँ कर लो, और मैं कर लूँ। जबकि ऑफिसर जो है वो हर बार उसको कहता है कि यार प्रॉपर एप्लीकेशन लेके आओ, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मल है, हम डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपकी बात कंसीडर नहीं कर सकते। उन दोनों के दरमियान इनकम्पैटिबिलिटी शुरू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज स्ट्रक्चर वॉज द रीज़न। एक कहता है कि जब भी आप लोगों को कमांड सेंटर से मिले तो काम करना है, अदरवाइज नहीं करना। जो काम कर रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करता है, वो सीनियर से पूछता है, काम कर लेता है। जब भी हेड ऑफिस पूछता है ये काम क्यों किया, कहता है मैंने सीनियर से पूछ के किया था। जबकि हेड ऑफिस कहता है जब तक सेंटर से कमांड ना आए काम नहीं करना। स्ट्रक्चरल वेरिएबल ऐसा था दैट लेड टूवर्ड्स इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, नॉइज इन कम्युनिकेशन चैनल, सेंडर और रिसीवर के दरमियान मीडिया कौन सा यूज़ हो रहा है, उन सारों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, इट मे लीड टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। आप लोगों ने कहीं बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग में इस तरह से पढ़ा हुआ है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडिया है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें नॉइज़ है। नॉइज़ का मतलब अपनी लिहाज से इंटरप्रेट करके उसको बता देते हैं या बात पूरी पहुंचती नहीं है। अगर इनमें से किसी भी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है लोगों के दरमियान या अपोजिशन हो रही है, क्या होगा? इट मे लीड टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरी इंपॉर्टेंट रीज़न पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम माने या ना माने, हम किसी जगह पे, किसी इलाके में कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो हमने कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स को अपने सामने रखा होता है उस काम के दौरान में। मसलन हम में से कुछ लोग कास्ट सिस्टम पे बहुत बिलीव करते हैं, वो अपनी कास्ट के लोगों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। हम में से कुछ लोगों की रिलीजियस एफिलिएशन ऐसी है कि उनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में रिलीजन उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक हिस्सा बना हुआ है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं वो जिस इलाके से बिलोंग करते हैं उस इलाके के लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं, बाकी सब इलाकों को टीज़ करते हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं। ये वाले जो डिफरेंसेस हैं जहाँ पे हमने लोगों को इवेल्युएट किया है या लोगों को फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किस वजह से? बिकॉज ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कहलाते हैं पर्सनल वेरिएबल्स। और हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा डिसफंक्शनल होते हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ तक आ जाता है, ओपिनियन नहीं पसंद किसी का, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं पसंद, हमने पढ़े थे, टॉकेटिव है, कॉन्सेंशियसनेस का लेवल बहुत कम है, एग्रीएबलनेस नहीं है उसके अंदर या बहुत ज़्यादा है, एक्सप्रेसिव है कोई बंदा, ये उसके ट्रेट्स हैं। यहाँ तक भी हो सकता है कि मुझे उसकी वॉइस साउंड नहीं पसंद,
मुझे उसका हंसने का स्टाइल नहीं पसंद, उसके देखने का स्टाइल नहीं पसंद, उसका चलना बड़ा अजीब सा है, ये भी पर्सनल वेरिएबल्स हैं। तो पर्सनल वेरिएबल्स जो हैं ये भी एक पोटेंशियल सोर्स हैं किस चीज़ का, कॉन्फ्लिक्ट का या इनकम्पैटिबिलिटी का। और ये डायरेक्टली रिलेटेड है पर्सनैलिटी के साथ, इमोशंस के साथ, वैल्यू सिस्टम के साथ, किसी इलाके के कल्चर के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें रीज़न बनती हैं कि देयर मे बी इनकम्पैटिबिलिटी और देयर मे स्टार्ट अ प्रोसेस वेयर वन पार्टी परसीव्स दैट अदर पार्टी इज़ नेगेटिवली अफेक्टिंग देम और मे अफेक्ट देम नेगेटिवली। अब यहाँ तक तो हो गया कोई वजह, चाहे वो वजह स्ट्रक्चर है, चाहे वो वजह कम्युनिकेशन है, चाहे वो वजह पर्सनल वेरिएबल्स हैं। जब तक परसीव नहीं करते हो ना आप लोग, अब हम जा रहे हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। ये कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन असल में दो हिस्से हैं, एक परसेप्शन और दूसरा फीलिंग। ये जो परसेप्शन है ना, पहली चीज़, अगर दो पार्टीज़ एक दूसरे को नेगेटिवली अफेक्ट कर भी रही है ना, लेकिन बंदा नहीं समझता कि नेगेटिव अफेक्ट है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही नहीं। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑल मैटर ऑफ परसेप्शन, इट इज़ मैटर ऑफ थिंकिंग, इट इज़ मैटर ऑफ योर कॉग्निशन। ये कहलाया परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निशन या परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि एक पार्टी समझे पहले कि दूसरी पार्टी नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। और ये परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं अवेयरनेस बाय वन पार्टी दैट देयर आर कंडीशंस दैट मे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अराइज। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अवेयरनेस बाय वन पार्टी of the existence of condition that create opportunity for conflict to arise। यानी कि जब तक एक पार्टी समझती नहीं है ना कि दूसरे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त तक कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस आगे चलेगा ही नहीं। अगर नेगेटिवली अफेक्ट कर भी रहे हैं लेकिन अगला उसको परसीव करता नहीं है, मसलन हम में से कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त को चल यार मुझे कुछ खिला, चल यार मुझे कुछ खिला, पैसे लगवा रहा है उसके, उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा उसको बॉदर नहीं कर रहा कि यार भाई ये अपना दोस्त है, कुछ खा भी लिया तो खैर है, उसने परसीव किया ही नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो परसीव करेगा कि यार ये मेरे पैसे लगवाई जा रहा है, उन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन कि अपोजिशन होने के बाद परसेप्शन हो, एक बंदा ये समझे कि दूसरा मुझे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, और फिर सिर्फ समझे नहीं, ये समझना तो उसको इग्नाइट करता है, शुरू करता है कॉन्फ्लिक्ट को। उस कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी डिफाइन करती हैं हमारी फीलिंग्स। ये फीलिंग्स या पर्सनलाइजेशन या फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो हमने पढ़ी थी कॉन्फ्लिक्ट की डिग्री कि लो लेवल है, मॉडरेट लेवल है या हाई लेवल है, वो इंटेंसिटी डिफाइन होती है पर्सनलाइजेशन से, इमोशन से, फीलिंग्स से। तो यहाँ पे फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ही है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। कि आपने पहले तो सोचा ना दिमाग से, आपने परसीव किया कि समथिंग इज़ नेगेटिवली अफेक्टिंग, फिर आप उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हुए कि हाँ यार ये तो मेरे हर दफ़ा मेरे ही पैसे लगवा देता है, हर दफ़ा मेरे ही पैसे लगवा, नाउ यू आर इमोशनली इन्वॉल्व इन इट। अब आपकी वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कितनी है, जितनी ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगी उतना कॉन्फ्लिक्ट की डिग्री हाई होती जाएगी, और जितनी आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उसमें कम है उतना आपकी कॉन्फ्लिक्ट की डिग्री लो होती जाएगी। तो वो जो हमने पढ़ा था ना, लो लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल होता है कॉन्फ्लिक्ट का, वो असल में हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी पर्सनलाइजेशन डिफाइन करती है। तो कॉग्निशन से मुराद है परसेप्शन अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट को इग्नाइट करती है, शुरू करती है, उसकी बेस है, और उसमें मसाला डालती है, तेल डालती है उसके ऊपर पर्सनलाइजेशन या फीलिंग्स, हमारी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन अ कॉन्फ्लिक्ट। और इट यूजुअली लीड्स टूवर्ड्स टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, हॉस्टिलिटी, एंग्जाइटी, इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू होती हैं, यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ, हर दफ़ा मेरे पैसे लगवाई जाता है। अब जब ये काम होता है ना कि कोई पोटेंशियल रीज़न हुई स्टेज 1, उससे हमने स्टेज 2 में कॉग्निशन और पर्सनलाइजेशन में सोचा और फील किया कि हाँ यार ये हम तो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। अब हम अपने जहन में कुछ इंटेंशंस बनाते हैं उस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। ये स्टेप 3, स्टेज 3 इंटेंशंस क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।